आपका मैं हूं राजीव ढोंडियाल। इस बुलेटिन में सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर का। और बड़ी खबर राजकोट से मिल रही है। राजकोट के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी बारिश के दौरान कैनोपी फर्श पर आ गिरी है। एक और बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं हम। राजकोट से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो कैनोपी है वो कैसे गिर गया है आप देखिए। हादसा टर्मिनल के बिल्कुल बाहर, वो भी उस जगह पर हुआ जहां पर यात्रियों की गाड़ियां उनको पिक ड्रॉप करती है, खड़ी रहती हैं। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। जुलाई 2023 में ही हीरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ था। जी हां, साल 2023 में इसका लोकार्पण हुआ। लगभग 1400 करोड़ की लागत से ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ और अब ये हादसे सवाल खड़े करते हैं। और सिर्फ ये पहला हादसा नहीं है, अब ये कुल मिलाकर इस तरह का तीसरा हो गया। 3 दिन में 3 एयरपोर्ट पर हादसा होना। और कल जो दिल्ली का हादसा था उसमें तो शख्स की जान चली गई। वो जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। और ये जो तस्वीरें आप देखिए ये हैरत में डालती हैं। ब्रजेश दोषी हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। करोड़ों रुपए खर्च किए गए ब्रजेश, और बारिश में ये स्थिति होगी। क्या ऐसी हवा चल रही थी कि ये कैनोपी संभल नहीं पाई, या गुणवत्ता पर सीधा सीधा ये इसका गिरना सवाल है? देखिए, बिल्कुल ये बड़े सवाल खड़े करता है क्योंकि 1400 करोड़ का खर्चा एयरपोर्ट पे किया गया है। शो के लिए अगर कैनोपी लगाई गई है तो सवाल नहीं उठते, पर जिस तरह से बारिश और जो तेज हवाएं थी उसके बीच ये कैनोपी गिरी। गनीमत यह है कि उस टाइम पे वहां पे नीचे कोई मौजूद नहीं था, वरना दिल्ली जैसा हादसा यहाँ पर भी हो सकता था। कोई स्ट्रक्चर नहीं टूटा है, कैनोपी टूटी है तो वो एक राहत की बात है। पर कैनोपी का गिरना भी एक बड़े सवाल खड़े करता है कि जब कंस्ट्रक्शन किया गया था तो क्या इन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास कोई जो है ज्यादा इमारतें नहीं है। तो जब भी तेज हवाएं होंगी तो ऐसी चीजें होने वाली हैं, तो क्या इन चीजों का स्ट्रक्चर में ध्यान नहीं रखा गया था? ये भी बड़े सवाल जो हैं इस दुर्घटना और इस हादसे ने खड़े किए हैं। सिर्फ जो राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुई, और वरना दिल्ली जैसा हादसा यहाँ पे भी हो सकता था। अगर जो है वो गाड़ियां वहां पे होती तो गाड़ी पे जो है ये कैनोपी टूट के गिरती और उसका जो है खामियाजा किसी को भुगतना पड़ता। पर जिस तरह की दुर्घटना हुई है, तीसरी दुर्घटना है, और इसने एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है ये संचालन कर रही है इस एयरपोर्ट का, तो उसके ऊपर काफी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, जिस इंजीनियरिंग पर, इनके आर्किटेक्ट पर सवाल खड़े होते हैं कि जो एक जगह पर हादसा नहीं हो रहा, 3 अलग अलग दिन 3 अलग अलग एयरपोर्ट पर इस तरह के हादसे हुए हैं, तो आप इसको सामान्य हम कैसे कहें? क्यों ना गुणवत्ता पर और ठेके, जिस कंपनी के पास ठेका रहा होगा उस पर सीधा सीधा सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जो राजकोट का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अभी तक किसी को दिया नहीं गया है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात की जाए तो वो जीएमआर के पास था, पर गुजरात का जो एयरपोर्ट है ये राजकोट का हीरासर एयरपोर्ट, जिसका लोकार्पण 2023 में प्रधानमंत्री ने किया था, नरेंद्र मोदी ने, उस एयरपोर्ट पर इस तरह का हादसा या दुर्घटना होना एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जब कहा गया था कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नहीं है। तब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बचाव किया था कि अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है, ये पूरी तरह से बना नहीं है, पूरी तरह से बन जाएगा, उसके बाद ऐसी कोई भी खामी नहीं रहेगी। ऐसी भी बात जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा की गई थी। पर आज ये जो हादसा हुआ है उसने एक बार फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या आपने स्ट्रक्चर में ध्यान नहीं रखा था, क्या आपके जो स्ट्रक्चर था उसमें कोई डिफॉल्ट था? क्योंकि इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए और साथ ही जब आप एयरपोर्ट बना रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर जब भी तेज हवाएं चलेंगी तो इस तरह की चीजें होंगी। तो क्या आपके स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में दिक्कत है? इन सारी चीजों का सवाल जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी को देना बनता है। आप जरा बने रहिए। हम तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखाते। पहले तो 3 तस्वीरें देखिए। पहला राजकोट की तस्वीर, जहां पर आज आपको बता दें कि एयरपोर्ट में जो बाहर कैनोपी लगी होती है, जहां पर पिकअप और ड्रॉप की व्यवस्था होती है, वहां पर एक कैनोपी फट गई देखिए बीच में से, और बड़ा हिस्सा उसका नीचे गिरा हुआ दिख रहा है। दूसरी तस्वीर कल की है जहां पर एयरपोर्ट का T1 की छत गिर गई। ये आप तस्वीरें देखिए। आप यकीन मानेंगे कि करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं जब इनकी डिजाइनिंग होती है। इन पे करोड़ों रुपए वो भी कंपनीज भी पैसा खर्च करते हैं, उन पर खर्च किए जाते हैं। डिजाइनिंग पर पैसा खर्च होता है, और जो डिजाइन तैयार होता है वो तेज हवाओं को झेलने में सक्षम होता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं। अब देखिए जबलपुर में पहले क्या हुआ और उसके बाद से वहां पर भी बिल्कुल यही स्थिति हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर यही हालत, और अब राजकोट एयरपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं कि बिहार में आखिर ये हो क्या रहा है। मुंह से यही बात इसलिए निकलेगी क्योंकि यहां पर पुल ऐसा लगता है कि एक के बाद एक गिरते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। पुल गिरने की घटनाओं ने नई कीर्तिमान एक तरीके से बिहार में स्थापित कर दिया। 18 जून से लेकर 28 जून तक हर दूसरे दिन बिहार में एक पुल गिर रहा है। और जो सबसे ताजा पुल गिरा है वो मधुबनी में गिरा है। मधुबनी के झंझारपुर में ये 77 मीटर लंबा पुल निर्माणाधीन था। अब आप देखिए उसकी स्थिति शुक्रवार को ढह गया। पुल गिरने पर अजीब बहाने बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ज्यादा बारिश हो गई, नेपाल में बारिश हुई तो नदियों का पानी बढ़ गया,
और इसके चलते ये पुल गिर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि पुल तो गुणवत्ताहीन रहे इसलिए गिर रहे हैं, क्योंकि देश में असंख्य पुल बने हुए हैं, वो बारिश में नहीं गिरते। समुद्र के ऊपर तक पुल बने, वो भी नहीं गिरते। लेकिन क्या दलील दी जा रही है जो पच नहीं सकती। 18 जून को पुल गिरा, 22 तारीख को आप देखेंगे पुल गिरा, किशनगंज में पुल गिरा, अब मधुबनी में नया पुल गिरा है, 23 तारीख को भी पुल गिरा था। तो पुल गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं। जिन कंपनीज को ठेका दिया गया है, सवाल है कि कोई उनसे पूछ रहा है, क्या कोई ये देख रहा है कि आखिर इन पुल का निर्माण हो कैसे रहा है। देखिए 11 दिन हो गए, 5 पुल गिर गए। नया पुल जो कि अर्धनिर्मित है, ऐसा नहीं कि बनकर तैयार हो गए और 10-15 साल से यहां पर हो, नहीं, अर्धनिर्मित पुल गिर रहे हैं। निर्माण के दौरान 23 तारीख को मोतिहारी में पुल गिर गया, और ये सिर्फ पुल नहीं गिरा है, वो जो जनता के पैसे से करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में जाते हैं, वो नौकरी कर करके पैसा कमाते हैं, वो कैसे ध्वस्त हो रहे हैं, कैसे पानी में बह रहे हैं, गिर रहे हैं। देखिए 28 तारीख को मधुबनी में अब जो निर्माणाधीन पुल है वो भी गिर गया। कुछ हिस्सों में कुछ स्थिति ये है कि पुल को ढक दिया गया प्लास्टिक लगा के, ताकि किसी की नजर न जाए, लेकिन नजर पहुंच जाती है। हमारे संवाददाता आदित्य वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, सवाल है कि ये भी सामान्य नहीं है, एक के बाद एक पुल गिरना, और उसके बाद आप ऐसे तर्क देंगे कि पानी ज्यादा आ गया, आपने पानी से बचने के लिए ही पुल बनाया। पुल इसीलिए बनता है कि ताकि वो आराम से पानी के उस वेग को सह भी ले और लोग उससे आवाजाही कर सकें। तो ये फिजूल के तर्क देना कितना सही। दूसरा, ये क्या कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई जांच हो रही है, कोई कार्रवाई हो रही है बिहार में? आदित्य, मेरी आवाज मिल रही है आपको? उन तक लगता है आवाज नहीं पहुंची, हम दोबारा उनका रुख करते हैं। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए और इन गिरते हुए पुलों को देखिए कि क्या निर्माण कार्य हो रहा है, कि जिन लोगों को आप चुनकर भेज रहे हैं कि वो आपके लिए गुणवत्तापूर्ण काम करेंगे, कि ऐसे पुल बनाएंगे जिससे सालों आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये वो पुल हैं जो बन भी नहीं रहे हैं, ये बनने के 1 साल 2 साल 3 साल बाद गिरे, तो ये कुछ तर्क समझ में भी आते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो। लेकिन ये अर्धनिर्मित पुल हैं, आप उनकी गुणवत्ता जांचिए और देखिए क्या हालात है। हमारे साथ आदित्य है। आदित्य, क्या बिहार में कोई जांच करेगा? बिहार में कोई जांच हो भी रही है, कोई एक्शन हो रहा है या नहीं? एक के बाद एक पुल गिरे चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, जहां तक बात की जाए बिहार में पुलों का गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये बात बताएं कि जहां तक डिपार्टमेंटल एक्शन की बात की जाए तो अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन हाँ, इस पर सियासी बयानबाजी जरूर शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो प्रमुख दल हैं यहाँ के, चाहे भाजपा हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, इन दोनों ने एक दूसरे पर फिर से छींटाकशी करना शुरू कर दिया है। जहाँ एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल ये आरोप लगा रही है कि ये एनडीए के कार्यकाल में हुआ, वहीं एनडीए के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब तेजस्वी सत्ता में थे तो उन्होंने इन तरह की चीजों को रोकने के लिए क्या किया। तो सवाल बड़ा ये खड़ा होता है राजीव कि आखिर कब तक इस तरह के पुल टूटते जाएंगे और करोड़ों की लागत से बनाए जाते हैं ये पुल, और उसके बाद करोड़ों रुपए जनता के पैसे से जा रहे हैं। जान और माल की क्षति होने। टेंडर किस किस को मिला है, कौन कौन सी कंपनी से, किसके निकट ये टेंडर जिनको मिला है, जो ठेकेदार हैं उनके बारे में बताएं। बहुत जरूरी है ऐसे लोगों का नाम सामने आना। जी बिल्कुल राजीव, जहां तक बात की जाए तो यहाँ पर कई ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह के टेंडर्स लेती हैं, और कई ऐसे संवेदक हैं जो ये सारे काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संवेदक होते हैं वो तरह तरह की बातें बताते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। कई बार लैंड एक्विजिशन की समस्या बता देंगे या कई बार किसी और तरह की चीजें। लेकिन सवाल तब भी यही खड़ा होता है राजीव कि कब एक ठोस जांच की जाएगी और कब इस तरह के सारे लोग एक साथ पकड़ के चिन्हित किए जाएंगे। चूंकि आप इस बात आदित्य, सिर्फ सवाल ही सवाल है आपके पास। हम लौटते हैं जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे में गुणवत्ता के साथ जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, ना किसी दोषी को बख्शा जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। आने वाले दिनों में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारी डबल इंजन की सरकार आने के बाद जो भी ऐसे निर्माण के कार्य हों उस पे गुणवत्ता का विशेष तौर पर ध्यान रखा। ठेकेदार लोगों की गलती के चलते ये सब हो रही है बात। घटिया किस्म का उसमें मटेरियल दिया होगा, गिर जाना एक अलग बात है। उस पर त्वरित कार्रवाई बिहार सरकार कर रही है। उनको जो संवेदना है, संवेदक है, उन पर आवश्यक कार्रवाई की भी बात हो रही है। उनसे वसूला जाएगा जो लोगों को दिक्कत हुई है, जो पैसा खराब हुआ है वो सब। तो बात सही है, ये सोचनीय बात है कि इन क्विक सक्सेशन ऐसा हो रहा है। लेकिन इसमें एक बात और नजर आती है, ऐसा लगातार क्या हो रहा है कि बार बार पुल टूट रही है।
पहले काहे नहीं टूट रही थी पुल 1 महीना पहले, अब क्यों ऐसा हो रहा है? हमको लगता है कहीं नहीं, इसमें कहीं कहीं कुछ साजिश भी है। जीतन राम मांझी को इसमें साजिश दिख रही है। इधर बिहार में 11 दिनों के अंदर 5 पुलों ने जल समाधि ले ली है। कल ही एक और पुल जो है मधुबनी में गिरा है। शुक्रवार को मधुबनी में जो निर्माणाधीन पुल गिरा उसकी लंबाई 77 मीटर है और 2 पिलर के बीच में बीम का हिस्सा इसमें गिर गया। दिलचस्प बात यह कि प्रशासन ने उसके बाद लापरवाही को छुपाने के लिए टूटे हुए हिस्से पर प्लास्टिक से उसे ढक दिया ताकि किसी को पता न चले, ताकि पुल की जानकारी किसी को हो न सके। बिहार में धड़ाधड़ गिर रहे पुल। बारिश शुरू होते ही धड़ाधड़ हादसे, एक के बाद एक पुल गिरे। कहीं पुल टूटा, कहीं बह गए। क्या इतने कमजोर है बिहार के पुल? बिहार में ये हो क्या रहा है? देखिए, एक के बाद एक पुल दम तोड़ रहे हैं। जरा सी बारिश आई नहीं कि पुल चलते बने। कहीं पिलर दरक गए तो कहीं पुल ही बह गया। ताजा मामला कल का ही है। मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा बारिश के तेज बहाव में ढह गया। काले तिरपाल से इसको ढक दिया गया ताकि पोल न खुले। मधुबनी में भूतही बलान नदी में निर्माणाधीन पुल का बीम गिर गया। इसके बाद 25 मीटर की लंबाई में बीम एवं लोहे का स्ट्रक्चर अचानक धराशायी हो गया। 11 दिन में ये 5वां पुल था जो ढह गया। इससे पहले परसों यानी 27 जून को हादसा हुआ था। किशनगंज जिले में कनकई और महानंदा नदी को जोड़ने वाली एक छोटी सहायक नदी पर बना ये पुल ढह गया। बहादुरगंज ब्लॉक स्थित 70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा पुल गिर गया। दलील ये दी गई कि नेपाल में ज्यादा बारिश से नदी में पानी अचानक आ गया था। इससे पहले 23 जून को जो हादसा हुआ था ये उसकी तस्वीरें हैं। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में ये पुल ढह गया। करीब 18 मीटर का ये पुल ग्रामीण कार्य महकमा बना रहा था। 22 जून को हादसा हुआ था सीवान में। गंडक नहर पर बना ये पुल भी जल्दी ही दम तोड़ गया। अफसरों ने कहा कि नदी में खड़े पिलर धंस गए थे, जिसकी वजह से पुल गिर गया। ये पुल 40 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाया था। सवाल ये कि आखिरकार पिलर धंसा तो क्यों? सबसे बड़ा हादसा तो 18 जून को अररिया में हुआ था। तस्वीरें दहला देने वाली हैं। बकरा नदी पर बना पुल धराशायी हो गया। इस पुल पर तो अभी लोग चले भी नहीं थे। कुछ दिनों के बाद ही इसका उद्घाटन होना था। 12 करोड़ रुपए पानी में बह गए क्योंकि पुल गिर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुल का गिरना भ्रष्टाचार का सीधा सीधा प्रमाण है। लेकिन अब इस पर जुबानी जंग शुरू हो गई। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को कैसे घेर रहे हैं, कैसे जुबानी हमले बोले जा रहे हैं, सुनिए। ब्रिज कोलैप्स को, पुल के गिरने को बिहार की एनडीए सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और ये सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला भी दर्ज किया गया है। तय मानिए कहीं ठेकेदार अधिकारी की मिलीभगत से कुछ गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव जी, पुल तो आपके जमाने में भी गिरे थे जब आप मंत्री थे। आपने क्या कार्रवाई की? आपने तो कुछ नहीं किया। लेकिन सरकार जब काम कर रही है, सबको दुरुस्त कर रही है, तो आप इसमें अरंगा लगाने और सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं। आपको तो विकास और किसी काम से मतलब है नहीं। आपके पिताजी जी के राज्य में तो कोई पुल पुलिया बना नहीं, कहीं कोई सड़क बना नहीं। यहाँ बन रहा है और कुछ अगर दोषी हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार में डबल इंजन की गारंटी की सरकार जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, उसका नतीजा ये है कि बिहार में पुलों का गिरना जो सिलसिला है चालू हो गया। अब तक लगभग 9 के करीब ब्रिजेस ओवर पुल गिर चुके हैं, लेकिन बिहार सरकार के कान में जू तक नहीं गया। कोई एक्शन नहीं, कोई कमिटी नहीं। ये कहाँ व्यस्त है? व्यस्त है तो कैसे अपनी कुर्सी बचाएं, कैसे वर्चस्व की लड़ाई लगे, कौन बड़ा भाई बनेगा, कौन छोटा भाई बनेगा, कौन किसका पैर खींचेगा, बस इसी में लगे हुए हैं बिहार। और बिहार को तो सन्टिंग लाइन में भेज दिया है। सवाल यह भी है कि पुरानी सरकार पर दोष कब तक? पहले भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अभी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो नहीं बदले हैं, सरकार भले ही बदल गई, लेकिन पुल गिरने का सिलसिला वही जारी है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, दिल्ली का रुख करते हैं। संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर, लेकिन खबर बिहार से। जेडीयू बड़ी पार्टी भारतीय जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा। जेडीयू की बैठक में बड़ा फैसला हुआ, साथ ही साथ कुछ अहम प्रस्ताव भी पास हुए, जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पास हुआ है। सीएम नीतीश कुमार
बिहार को विशेष राज्य का दर्जे का उन्होंने प्रस्ताव रखा और कार्यकारिणी ने फिर इसे पास कर दिया। अब केंद्र सरकार के पास ये प्रस्ताव भेजकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जाएगी। जेडीयू की बैठक में आरक्षण को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ है। जो बढ़ा हुआ आरक्षण था जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, उसे 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की गई है। एक बार कोई कानून संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो फिर ऐसा मान लिया जाता है कि कोर्ट कचहरी से उसे थोड़ी सी राहत मिल जाती है। हालांकि उसको लेकर भी कई तरह के कानूनी दाव पेच होते हैं। और इसके अलावा 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार की अगुवाई में ही बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए लड़ेगा। हमारे सामने 2025 का चुनाव है जो एनडीए गठबंधन श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेगा। उसके लिए कार्य नीति बनाना, कार्य तैयार करना वो पार्टी का मुख्य एजेंडा है। और बिहार के बाहर भी पहले भी कई राज्यों में मजबूत संगठन जेडीयू का रहा है, एनडीए गठबंधन में साझेदारी रही है, तो उन राज्यों में भी गठबंधन को मजबूत करना हमारे एजेंडे में शामिल है। ठीक है सर, लेकिन अभी चर्चाओं में तब्दीली आई थी बिहार में। कई सारे बिहार बीजेपी के नेता कह रहे थे कि भाई नेतृत्व को लेकर अभी डिसीजन नहीं हुआ है, तो क्या माना जाए एक रेजोल्यूशन भी पास हो सकता है कि नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा? तो प्रधानमंत्री जो एनडीए गठबंधन के सर्वोच्च नेता हैं वो घोषणा कर चुके हैं, बिहार पार्टी के अध्यक्ष कर चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम कर चुके हैं। किसी का मन अगर नहीं लगता तो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में गठबंधन मजबूत है और 171 सीटों पर हमारी बढ़त है जो और भी आगे जाएगी। तो आपने जेडीयू प्रवक्ता को सुना, केसी त्यागी को सुना कि नीतीश की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्या मिलेगा, ये बड़ा प्रश्न होगा। नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जेडीयू की एनडीए में एक इंपॉर्टेंस बढ़ी है, खासतौर पर इन चुनावों के बाद। अब अगर इसको पास केंद्र से नहीं, जो हरी झंडी नहीं मिलती, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? क्या जेडीयू दबाव बनाएगी? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अब हो जाता है, क्योंकि अब जेडीयू की भूमिका ज्यादा बड़ी हो गई है। आप गठबंधन में सरकार में है, अगर जेडीयू हाथ पीछे छोड़ती है तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किलें हो सकती है। तो ऐसे में अभी ये जो प्रस्ताव है विशेष राज्य का दर्जा देने के, तो इस पर केंद्र का क्या फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ कुछ और प्रस्ताव पास हुए। इसमें 2025 विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के लीडरशिप में ही बिहार में लड़ेगा। अश्विनी चौबे का कुछ दिनों पहले का बयान जो कि चर्चाओं में रहा, जिसमें नेतृत्व परिवर्तन की बात जो है उन्होंने की, तो उसके बाद से काफी बयानबाजी का दौर जो है देखने को मिला। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, जो कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए उनके बारे में विस्तार से बताते हुए, क्या विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा जब जेडीयू की भूमिका बढ़ी है सेंट्रल लीडरशिप में? देखिए राजीव, आज जदयू की जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा रेजोल्यूशन जो पास हुआ है बिहार के विशेष राज्य के दर्जा या फिर विशेष पैकेज को लेकर एक रेजोल्यूशन लाया गया, जिसके ऊपर सहमति, आम सहमति बनी है जदयू की इस बैठक में। अहम बात यह भी है कि इसके साथ साथ वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट करने का रेजोल्यूशन लाया गया था। संजय झा को वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है। जदयू का राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर उनको नियुक्त किया गया है। बिहार के पूर्व मंत्री रहे हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। और इस वक्त हमारे साथ अशोक चौधरी भी हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज की कार्यकारी बैठक में और क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। लेकिन राजीव, देखिए, इसके साथ साथ विशेष राज्य के दर्जे पे तो बात हुई, नौकरी, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन को लेकर भी बात हुई है आज के इस पूरे बैठक में। और उन्होंने उम्मीद जताई है, जदयू ने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये जो है आश्वस्त कहें या ट्रस्ट या फेथ जताया है कि अगले कार्यकाल में एनडीए अपने तीसरे कार्यकाल में कुल मिलाकर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को जो है टैकल कर पाएगा और नौकरियों को लेकर विशेष फोकस किया जाएगा। अहम बात यह है कि इसको भी रिजोल्यूशन में लाया गया कि जिस तरह से नया रिजर्वेशन का फॉर्मूला बिहार में लाया गया था, जिसको बिहार हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई है उस पर भी
रेजोल्यूशन पास हुआ और जदयू की तारीफ और बिहार सरकार की तारीफ की गई है, प्रशंसा की गई है इस कदम की। कुल मिलाकर एक अहम बैठक दिल्ली में संजय झा को नेतृत्व दिया गया है। और समझिए आप, संजय झा को नेतृत्व देने का मतलब क्या है? विधानसभा चुनावों के पहले संजय झा पहले बीजेपी में थे और उस वक्त उनको नीतीश कुमार के करीबी के तौर पे देखा जाता था। अब पिछले 12 वर्षों से संजय झा जो हैं वो जदयू में हैं, उन्हें बीजेपी के करीबी के तौर पे देखा जाता है, यानी कि एक बैलेंस। बिल्कुल, और अब उनकी जो भूमिका है बढ़ते चले जा रहे हैं। करेंगे हम अशोक चौधरी जी। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखें। आज तक HD देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।